अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन पॉडकास्ट। 2025 है और इस साल मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि सेहत का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि हम खा क्या रहे हैं। और जैसे जैसे मैं खाना और फूड से रिलेटेड चीज़ों को समझ रही हूँ, इस जर्नी पे मैं आपको भी साथ लेके चलना चाहती हूँ। और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि जो ट्रांस फैट्स हैं, जब हम वो अपने जिस्मों के अंदर डालते हैं तो उसके कितने गलत इफ़ेक्ट्स हैं, कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं आपके जिस्म के ऊपर। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ की आवाम ट्रांस फैट्स बड़ी हाई परसेंटेज के अंदर कंज्यूम करती है। आप सडनली पूछोगे ट्रांस फैट्स क्या है और मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी हर रोज़ की डाइट में ट्रांस फैट्स शामिल है और जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, हार्मोनल कैंसर, यू नेम इट, पाकिस्तानी शायद दुनिया के अनफिटेस्ट और अनहेल्दीस्ट तरीन लोगों की कतार में खड़े। और इस इंफॉर्मेशन को मज़ीद आसानी से समझने के लिए मैंने आज दावत दी है। हमारे साथ मुनव्वर हुसैन साहब हैं, घाई, जो कि ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इंक्यूबेटर, उसके कंट्री कोऑर्डिनेटर है। फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। चूँकि मैं ट्रांस फैट के बारे में ज़्यादा समझना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर समझें कि आपकी ज़िंदगियों को, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, सबको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब वक्त निकालने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो जिसको नहीं पता, क्योंकि मुझे भी इतना इसके बारे में नहीं पता, मैं आपके साथ साथ सीखूंगी, ट्रांस फैट क्या चीज़ है? मैं अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हमारे जिस्म में फ़ैट्स की कुछ मुख्तलिफ़ तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फ़ैट्स हमारी न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है, लेकिन फ़ैट्स के अंदर कुछ सेहतमंद फ़ैट्स हैं और कुछ बहुत ही अनहेल्दी फ़ैट्स हैं। और अनहेल्दी फ़ैट्स के अंदर ये ट्रांस फैट जो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फ़ैट, या जिसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इट शुड बी कॉल्ड एज एन अगली फ़ैट। और रीज़न उसकी ये है कि ये इसके सेहत के ऊपर असरात इतने डिवास्टेटिंग होते हैं कि अगर इसका कंजम्पशन होती है हमारी खुराक के अंदर, और जो कि हमारी खुराक के अंदर बड़ी मिकदार में ये शामिल है, तो ये जानलेवा साबित होता है, बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है, जिससे ग्रेजुअली वो डाइजीज़ जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और एक स्टेज के ऊपर वो क्रोनिक डाइजीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है या बाकी है। अगर इसको हम ये देखें कि ये आता कहाँ से है, तो जब हम ऑयल और घी का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी तैयारी के दौरान जब एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है तो उसमें घी की तैयारी, यानी मुख्तलिफ ऑयल्स को जब ब्लेंड किया जाता है तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन को गुजारा जाता है ताकि उसको इस तरह का टेक्सचर दिया जाए। जैसे शुरू में आपको इल्म होगा कि हम देसी घी और इस तरह की चीज़ें आती थी। जब देसी घी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और डिमांड्स जो है वो बढ़ना शुरू हुई तो डालडा घी आना शुरू हो गया। इट्स नॉट अ ब्रांड, जस्ट मींस के लोगों ने जो है एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस फैक्ट्री के अंदर घी जो हम सब खाते हैं अपने घरों हो में। गया। तो इस ऑयल को का जो एक लोगों की ईटिंग हैबिट्स को सामने रखते हुए या उसको ये दिखाने के लिए कि वो देसी घी की तरह का लगता है, तो हाइड्रोजन गुजार के उसको वो टेक्सचर दिया जाता था। अच्छा। तो वो टेक्सचर के वो उसी तरह का लगे। लेकिन वो जब तहकीक ने ये साबित किया कि ये जो अमल है ये इंतहाई ख़तरनाक है, इससे जो है वो हाइड्रोजन जो पार्शली हाइड्रोजन जो है वो दाखिल होती है इन ब्लेंड्स के अंदर, तो उससे ट्रांस फैट प्रोड्यूस होते हैं और इतनी मिकदार में पैदा होते हैं कि तहकीक ने यह साबित किया कि 25 से 45% तक जो ये वनस्पति घी होते हैं उसके अंदर ट्रांस फैट मौजूद होते हैं। अब ये जहाँ जहाँ पे जिस खुराक में इस्तेमाल होगा, चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राइंग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या इवन हेल्दी खानों में भी अगर हम ये डाल रहे हैं तो उसको भी जहर बना देगी। एब्सोल्युटली, आप हेल्दी खुराक के अंदर डाल रहे हैं तो आप उसे भी जो है अनहेल्दी कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो ट्रांस फैट को शामिल कर रहे हैं। सो ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या एक सर्टन मिकदार तक खा लें तो सेफ़ है? क्योंकि आपने कहा अगली इज़ अ वेरी हैवी वर्ड दैट यू यूज्ड, तो हम थोड़ा सा खा लें, 1-2 चम्मच डाल लें या डालें ही ना, और या ऑल्टरनेट डालें, इसको ज़रा आसान करके। इट्स हाईली अनसेफ ट्रांस फैट को खाना। जो है ट्रांस फैट की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर WHO ने बाकायदा लिमिट्स लगाई हैं कि देखें, इवन हम बहुत मामूली मिकदार में भी खाते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट वुड इनफैक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो हम हांडियों में डाल रहे हैं, हांडियों में डाल के कर रहे हैं, लेकिन जो है वो इसकी एक मिकदार ये होती है कि जो WHO रिकमेंड करता है कि हमारी जो टोटल तवानाई है
तकरीबन हमें 2200 कैलोरीज रोज़ाना चाहिए होती हैं। उनमें से जो है वो अगर 1% से ज़्यादा जो तवानाई है वो ट्रांस फैट से नहीं आनी चाहिए। हम जब इससे कम आनी चाहिए। इससे कम आनी चाहिए। जब हम ट्रांस फैट को जो है वो ख़त्म करने की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात ये कर रहे होते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि घी को ख़त्म करना जो है, बल्कि उस प्रोसेस को और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर करना कि जिससे जो है वो आप घी बना रहे हैं या ऑयल्स बना रहे हैं ताकि उसके अंदर ट्रांस फैट पैदा नहीं हो। और ये टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी हो रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दुनिया ने भी किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर मैं भी आती हूँ, आपने कहा 1% से कम होना चाहिए। एक एवरेज पाकिस्तानी अपनी तवानाई में कितना % ट्रांस फैट से कंज्यूम कर रहा है? दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी। ये अनफॉर्चुनेटली जो तहकीक है वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एमरो रीजन के अंदर सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर है ट्रांस फैटी एसिड्स का। तकरीबन 6% हमारी तवानाई जो है वो ट्रांस फैट से आती है। और हमसे आगे कौन है? हमसे आगे इनफैक्ट था इजिप्ट, और जब ये रिसर्च कोई कुछ साल पहले जो है वो ये की गई, लेकिन उसके बाद रिसर्च इजिप्ट ने भी रिसेंटली जो है बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए और उन्होंने भी अपने कंट्री के अंदर रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव मेजर लेके इसको कट डाउन किया है। नाउ अनफॉर्चुनेटली अपेरेंटली वी आर द टॉप इन द रीजन। और इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये भी तो हमारे नेबर्स हैं ना सारे। ये इंडिया, बांग्लादेश आर अमंग दोज कंट्रीज़ के जिन्होंने वो थोड़ा, जब पॉलिसीज़ डेवलप करने की बात आई तो हमसे थोड़ा आगे थे। तो और दैट मीन्स कि उन्होंने मेजर्स हमसे पहले ले लिए। हमारे यहाँ भी कुछ प्रोग्रेस हुई है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने कब लिए? मैं इससे जानना चाहती हूँ कि हम कितना पीछे हैं। ग्लोबली जब दुनिया में इसको रियलाइज़ किया गया, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बहुत शुरू में मेजर्स ले लिए। कुछ सन 2000 का जो स्टार्ट था या उससे भी अर्ली मेजर्स लेने शुरू कर दिए। 20-25 साल पहले की बात। हाँ, WHO एक्टेड वेरी स्ट्रांगली इन 2018 एंड दे हैव इशूड अ गाइडलाइन फॉर कंट्रीज कि जिसको WHO रिप्लेस पैकेज कहते हैं। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने एक टारगेट मुकर्रर किया कि 2023 तक जो है तमाम कंट्रीज़ जो हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स को खुराक के अंदर जो है वो ख़त्म करें, ताकि उससे जो इतनी डाइजीज बर्डन जो हो रहा है उसको वो कम कर सकें जो है। तो उसी को सामने रखते हुए इंडिया, बांग्लादेश और तकरीबन और भी हमारे रीजनल कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, इजिप्ट है, और इवन लाइक देयर आर ओवर 83 कंट्रीज़ ग्लोबली जिन्होंने मेजर्स लिए, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी मेजर्स लिए। उसमें से जो है वो 63 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस मेजर्स लिए, जिसमें जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वो रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन लेके आए, और उसमें इंडिया और बांग्लादेश भी हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल थे। इवन श्रीलंका वेयर देयर इज़ अ पॉलिटिकल चैलेंजेस, उन्होंने भी जो है कुछ अर्सा पहले जो है वो पिछले तकरीबन कोई 1 साल पहले जो है उन्होंने भी रेगुलेशंस कर ली। यानी इतनी जो पॉलिटिकल टर्मोइल में भी वो उन्होंने लेजिस्लेशन के ऊपर उनका फोकस था। अगर हम कोई बॉटल पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से, तो हम पीछे इंग्रेडिएंट्स पे क्या पड़े? हाइड्रोजनेटेड फैट लिखा होगा, क्या फैट लिखा होगा? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हम इंग्रेडिएंट के अंदर देखें कि उसमें कहीं पे ट्रांस फैट की अमाउंट लिखी है, और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारी ऐसी लेबलिंग का भी सामना करना पड़ता है कि जो डिसेप्टिव लेबलिंग होती है, जिससे समझ नहीं आती। समझना भी मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा जो बाज़ इंडस्ट्री प्लेयर उसको बड़ा ट्रिकी तौर पे यूज़ भी करते हैं। अगर उन कंटेंट के अंदर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ट्रांस फैट मौजूद है। तो और अब वो क्या आर दे ऑनेस्ट इनफ कि उन्होंने अमाउंट सही डिक्लेयर की है या बिल्कुल नहीं की? हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो इंग्रेडिएंट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जब ट्रांस फैट की बात आई है तो वो 0 लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि जब पार्शली हाइड्रोजनेशन होती है तो डेफिनेटली ट्रांस फैट बनते हैं और बड़ी मिकदार में बनते हैं। तो छोटी छोटी चालाकियाँ जो है ना लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, अब चूँकि हम ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लोगों को और समझाने के लिए मेरे ख्याल उनको डराना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक खौफ नहीं होगा ना उन्हें पता नहीं चलेगा कि सीरियसनेस ऑफ मैटर क्या है। आई थिंक मैंने इसका ब्रेक डाउन किया कि ट्रांस फैट्स का डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर क्या फ़र्क है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद वुमेन, क्योंकि ख़वातीन से मैं इसलिए शुरू करना चाहती हूँ, यूजली दे आर द चॉइस मेकर्स। जब वो कोई चीज़ उठानी है मार्केट से जाके, तो वो ब्रांड का की चॉइस ज़्यादातर उनके हाथ में होती है। सो अगर ट्रांस फैट औरतें कंज्यूम कर रही हैं, उनकी सेहत पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है डायरेक्टली?
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ऐसा जो अनहेल्दी और इंतहाई हार्मफुल सब्सटेंस है, तमाम एज ग्रुप्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म है, सब पे होती हैं, कुछ स्पेसिफिक भी हैं। जैसे यूनिफॉर्म प्रॉब्लम्स के अंदर जो है, जैसे ओबेसिटी का इम्पैक्ट है, दिल की बीमारियां सबसे मेजर जो है वो एस्पेक्ट है। पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली हर 1.5 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है। और यंग आदमियों में दिस इज वेरी बिल्कुल हो रहा है, अलार्मिंग। एब्सोल्युटली। 40s 50s में मेन आर ड्रॉपिंग। डायबिटीज़ में हम दुनिया में इस वक्त टॉप पे हैं। वी आर नंबर 1 रैंक्ड कंट्री अमंग ग्लोबली, जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के साथ लोग जिंदा हैं, और इसमें विमेंस मेन दोनों शामिल हैं। बच्चे भी हैं, बिकॉज बच्चे, रिसेंटली मेरी absolutely। मुलाजमा का जब ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो वो डायबिटीज़ के साथ पैदा हुआ है। इवन अब पहले शुरू में ये होता था कि शायद 40 साल के बाद डायबिटीज़ आती है। नाउ जो डेटा है पाकिस्तान में, एडोलेसेंट जो हैं, दे आर लाइक सिग्निफिकेंटली कमिंग अप विद द डायबिटीज़। विमेंस, इवन बच्चे, चिल्ड्रन, दे आर लाइक बीन डायग्नोज्ड विद द डायबिटीज़। ये सारा ट्रांस फैट इसका मेजर फैक्टर है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, लाइक शुगर की कंजम्पशन है, अनहेल्दी फूड्स हैं, और फिर ये जो अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये शुगर, ट्रांस फैट यूज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूज़ होते हैं। दे ऑल एक्चुअली कंट्रीब्यूट, बट ट्रांस फैट आर आल्सो अमंग द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। मैं विमेंस का एक बहुत टिपिकली जो है, देयर इज विमेंस कुड आल्सो इनफर्टिलिटी, जो विमेंस इनफर्टिलिटी है, दैट कुड आल्सो बी caused by trans fatty acids, menstrual irregularity, बिल्कुल हो सकते hormonal issues, आपके वो it can result into cancers। आपके बॉडी सेल के almost every part of the body is affected with trans fat. So it's unfortunately a very unsafe एक सब्सटेंस है कि जिसके इफेक्ट इतने हैं कि नॉट ओनली ऑन आवर हेल्थ, बट अगर हम कलेक्टिवली भी देखें या इंडिविजुअली भी देखें तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। इंडिविजुअली भी आप देखें कि जब कोई हार्ट अटैक आमतौर पर लोगों को होते हैं तो आमतौर पर वो 35 से 40 या 45 साल या 50 साल की उम्र में, और ये वो एज होती है कि जिसमें लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद जॉब्स के ऊपर ऐसे लेवल के ऊपर होते हैं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, 1-2 बच्चे भी होंगे, और वो एक प्रोडक्टिव एज होती है। उस एज में अगर किसी फैमिली से कोई हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो जाए तो यू कैन इमेजिन, चाहे वो माँ है या बाप है या मर्द है या औरत है, तो उनका एक बड़ा इंतहाई एक सोशल जो ओवरऑल हमारा सेटअप है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। वो फैमिली तकरीबन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो हमें और कलेक्टिवली, मैं आज एक स्टडी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर साल में जो हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है सिर्फ ट्रांस फैट की वजह से, वो 459 मिलियन US$ के बराबर एनुअली है। ठीक है। सो इट्स ओनली ट्रांस फैट इंड्यूस्ड जो प्रोडक्टिविटी लॉसेज हैं। तो यू कैन इमेजिन के हाउ डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स दिस पर्टिकुलर। सो इकोनॉमी को लॉस होता है, हेल्थ केयर के अंदर जो खर्चा है, जो फैमिली वेल बीइंग है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए अगर आप सिर्फ अपने बेहतर फूड चॉइसेस करें तो इन सारी चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। बेबीज़, मैं कहीं पढ़ रही थी कि क्या बच्चों की जो खुराक और जो दूध है, जो मिल्क है, उसके अंदर भी अब ट्रांस फैट उन्होंने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन जो फॉर्मूला मिल्क्स हैं, वैसे तो खैर वो नहीं लेने चाहिए अनलेस मतलब जो है वो मदर मिल्क का जो है वो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री है वो उसको प्रमोट भी करती है, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि इवन द जो फार्मूला मिल्क हैं दे इंक्लूड ट्रांस फैटी एसिड्स। और इवन आप अब अंदाज़ा कर लें कि हमारे फिर बच्चे जो है वो, और जिनकी वैसे भी बड़ी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ अगर ट्रांस फैट इतना अनहेल्दी है, पहले तो आपने स्ट्रेसफुल मुल्क में पैदा किए, उसके बाद उनको ट्रांस फैट्स दिए जा रहे हैं। सो जैसे बच्चे के फॉर्मूला मिल्क में ट्रांस फैट है तो वो कैसे मैनिफेस्ट करता है उसकी हेल्थ कंडीशंस के अंदर, या कैसे इफेक्ट करता है उसकी बॉडी को? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं या इस तरह के जो अनहेल्दी जो सब्सटेंसेस होते हैं या खुराक के अंदर शामिल होते हैं, उनके आमतौर पर इमीडिएट इफ़ेक्ट शायद फौरी तौर पर नहीं आते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर एक बच्चा, रिसर्च ये भी शो करती है कि अगर जब आप स्टार्ट में ट्रांस फैटी एसिड्स कंज्यूम करते हैं या शुगर कंज्यूम करते हैं तो ग्रेजुअली जब आप बड़े होते जाते हैं तो वो डाइजीज़ या वो उनका जो फ्यूचर है या फ्यूचर डाइजीज़ का या हेल्थ बर्डन है वो डिफरेंट होता है उन बच्चों से कि जिन्होंने हेल्दी खुराक इस्तेमाल की, उन एडोलेसेंट ने जिन्होंने हेल्दी खुराक इस्तेमाल की है। तो अल्टीमेटली बच्चों के अंदर
ओबेसिटी का जो पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ा अलार्मिंग रेट है, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग नियरली पिछले 7 साल में जो है 2011 और 2018 का जब हमने डेटा कंपेयर किया तो डबल हो गया तादाद जो है जो ओबीज बच्चों की थी। और ट्रांस फैट इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीब्यूटर एज वेल। और अल्टीमेटली ये वही बच्चे हैं जो आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद इनकी ब्रेन डेवलपमेंट है, इसके ऊपर इम्पैक्ट भी होता है। उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कभी भी हेल्दी बच्चों की तरह नहीं होगी जिनको हेल्दी फूड जो है वो अवेलेबल होती हैं। बट अदर देन दैट इन्हीं बच्चों का जब ये एडोलेसेंट होंगे तो उनके अंदर जो है ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। फिर उनमें भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। फिर जब एडल्ट हो जाएंगे तो हमने अभी इवन विमेंस का डेटा देखा, जो विमेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैं, पिछले 7 साल में जो है उनमें 10% इजाफा हुआ ओबेसिटी के अंदर। जो है 28 से जो है वो 38% विमेंस हो गई जो आइदर ओबीज हैं या ओवरवेट हैं। PCOS बहुत है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत है ख़वातीन में, ये बहुत रेगुलर अकरेंस है अगर हम सुने तो। एग्जैक्टली और देर आर सेवरल अदर चैलेंजेस इवन लाइक हम अगर बात करें ख़वातीन की भी, तो ओबेसिटी से फिर एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इवन जब हम ट्रांस फैट की भी बात करते हैं तो ट्रांस फैट जो है वो प्राइमरीली जब एक ये जो हमारे जिस्म के अंदर 2 तरह के जो है वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल या जिसको LDL कहते हैं। तो ये आम तौर पर ये भी करता है कि ट्रांस फैट की कंजम्पशन चाहे कोई भी एज ग्रुप है तो उसको ये जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार को कम करेगा, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है या उसको जो है वो बढ़ा देगा, जिससे आमतौर पर फिर जो दिल की शरेयानें हैं उसके अंदर जाके उसको ये सख्त कर देगा, जिससे वो दिल की बीमारियां फिर इवन जो है वो, यानी बचपन से यू सेटिंग अप योर चाइल्ड कि भाई वो 20s 30s में जाके उसको ये ख़तरनाक बीमारियां हों। तो फिर किन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ट्रांस फैट है? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी इतना नहीं पता इसके बारे में। आई ट्राई टू मेक हेल्दी चॉइसेस, अपनी तरफ से तो हम हेल्दी चॉइसेस ही कर रहे हैं। घी खाती हूँ मैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कभी घी ना मिले तो आप दूसरा तेल उठा ही लेते हैं। सिर्फ तेल अपना कंट्रोल कर लें उससे बेहतर है, या और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें ख्याल करना चाहिए कि इसको कंज्यूम ना करें? और ऑल्टरनेट क्या है फिर, ये भी नहीं पता ना मुझे। अब मैं तो जाकर ज़्यादा ख्याल करके ऑल्टरनेट ले भी आऊँगी, लेकिन एक आम इंसान को ऑल्टरनेट नहीं पता। ऑल्टरनेट क्या ज़्यादा महंगा है, उसका फूड बजट जो है वो इफेक्ट होता है इससे। देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किन खुराक के अंदर जो है वो ट्रांस फैट मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक लंबी लिस्ट है खुराक की कि जिसके अंदर ट्रांस फैट मौजूद है। आसान लफ्ज़ों में इसको समझने के लिए कि ये जो वनस्पति घी जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, या उससे जो है वो मार्जरीन्स या बाकी उससे जो चीज़ें जो ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स में यूज़ होती हैं, अल्ट्रा प्रोसेस खुराक होती हैं, वो तमाम खुराक जो है जो इंडस्ट्रियली प्रोसेस होती हैं, जिसके अंदर आपके बिस्किट्स भी आ जाते हैं, चॉकलेट्स भी आती हैं, ये नूडल्स भी आती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सारे जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, रेडी टू हीट मील्स हैं, ये सारे जो हैं ये दे ऑल कुड पोटेंशियली बी सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। और ये जो हम मक्खन खा रहे हैं नाश्तों के अंदर, जो बाजार से खरीद के प्रोसेस्ड मक्खन है, उसमें भी ट्रांस फैट है। अच्छा, एक तो मैं ये बताऊं कि जो एनिमल या जो नेचुरल सोर्स हैं वो भी ट्रांस फैट के होते हैं, लेकिन वो इतने अनहेल्दी नहीं होते। मतलब जो है वो उनको दे आर ओके टू, एक तो मिकदार बहुत कम होती है मक्खन को या घी को, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके अंदर, उसके लिए थोड़ा सा हमें केयरफुल होना चाहिए, ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। उसको थोड़ी मिकदार में अगर खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 चम्मच देसी घी खा लिया है तो दैट इज़ ओके, लेकिन अगर देसी घी को भी भर भर के खाया है या बहुत ज़्यादा मिकदार में खाया तो इट वुड हार्म योर हेल्थ। लेकिन वो जो मक्खन हम ऑफ द शेल्फ उठाते हैं, उनके मैं नाम ब्रांड्स के नहीं लेना चाहती यहाँ पे, लेकिन हम सबको मालूम है जो ऑफ द शेल्फ हम मक्खन उठा रहे हैं, जो हमारे नाश्तों के टेबल पे पड़े हैं, हर कोई नेचुरल मक्खन नहीं खा रहा, उसमें ट्रांस फैट है। हमने अभी रिसेंटली जो रिसर्च से देखा कि मार्जरीन जो है, आमतौर पर मार्जरीन के ब्रांड्स हैं, कुछ उसको मक्खन वगैरह करके भी बेचते हैं लोग, कंपैरेटिवली उसमें ट्रांस फैट की जो है वो लेवल्स नहीं है, और मार्जिन में नहीं है। दे आर पोटेंशियल सोर्सेज, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुछ प्रोग्रेस भी हुई है तो उससे मार्जरीन वाज अमंग दोज के जिसमें कंपैरेटिवली कम आए हैं ट्रांस फैट के लेवल जो हैं, लेकिन ये पोटेंशियल सोर्स होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि जाहिर है कुछ प्रोग्रेस भी हुई है। छोटी छोटी स्मार्ट चॉइसेस है ना कि अगर मुझे मक्खन उठाना है, मार्जरीन उठाना है, तो मार्जरीन इज रिलेटिवली सेफर। ये ठीक है, दोनों को हम कर सकते हैं, मक्खन और मार्जरीन, बट माई अगेन पॉइंट दैट आई वुड रेज के दे आर सैचुरेटेड फैट एज वेल, सो क्वांटिटी वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल
केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इनकी अगर स्मॉलर क्वांटिटीज़ या मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो ये कंपैरेटिवली, यानी जो सैचुरेटेड फैट हैं उसमें हमारी टोटल जो तवानाई है उसका 10% से ज़्यादा जो है सैचुरेटेड फैट से भी नहीं आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आता है तो ऑफ कोर्स दैट वुड क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है जो सैचुरेटेड फैट का है वो भी ट्रांस फैट से मिलता जुलता होता है, स्टेट स्ट्रक्चर के साथ होता है, तो उसमें भी उसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो एक बेहतरी की चांसेस ये होते हैं कि अगर उसमें 10% से कम अगर आपकी एनर्जी आ रही है सैचुरेटेड फैट से, दैट इज स्टिल ओके। सही। अच्छा, इसके अलावा जब हम ऑयल्स की बात कर लें, आप घी तो बेस्ट ऑप्शन है, बट घी महंगा बहुत है। अगर आप बाज़ार से लें, प्राइस रेंज में मैं अगर करूँ, और घर में बना रहे, ठीक है, लोग एफर्ट करते हैं, तो जो बाकी ऑयल्स है जो बाज़ार में मिलने वाले, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल्स, कनोला ऑयल्स, ये भी प्रोसेस्ड है, इस पर भी सैचुरेटेड ट्रांस फैट की मिकदार ज़्यादा है। मैं एक तो थोड़ा सा घी का भी, जब आमतौर पर ये बड़ी एक डिबेट होती है कि देसी घी हेल्दी है या अनहेल्दी है। देसी घी को अगेन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके ऊपर लोगों की डिवाइडेड राय है, लेकिन जो एक सेफ़र कंज्यूमर के लिए जो है वो एडवाइस ये होती है कि अगर कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिस्क कम होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ऑयल्स हैं मार्केट के अंदर जो है, सबसे ज़्यादा जो बेहतर आसान सोल्यूशन ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं, नेचुरली बनाई हैं, वो हेल्दी हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियली प्रोसेसेस इख्तियार करते हैं तो उसको अनहेल्दी बनाते हैं। अगर कोई मिनिमली प्रोसेस चीज़ है, जैसे हम सरसों का ऑयल निकाल लेते हैं, यानी कैनोला का ऑयल होता है उसमें बेसिकली, या उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे, जिस तरह एवोकाडो है, ये जो तिल के बीजों का तेल है, या कुछ, ये कंपैरेटिवली बेहतर चॉइसेस हैं। तो आप कह रहे हैं कि बेहतर है कि अपना तेल खुद कोशिश करें, कोई बंदा ढूंढें अपनी लोकेलिटी में, अपना तेल खुद निकल आए, वो सेफेस्ट चॉइस वही है। कंपैरेटिवली सेफर चॉइसेस हैं, लेकिन मैं एक इसमें देयर इज़ अनदर लिमिटेशन एज वेल। जब भी हम एज ए कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि हम कहते हैं जी कि हम एक हेल्दियर चॉइसेस कर लें, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारा एक फ्रेमवर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा लिमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक खुराक को देख रहा हूँ तो बाज़ दफ़ा लेबल का पढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल भी होता है, समझ नहीं आता। दूसरा, इवन ये होता है कि देखें, ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें नज़र भी नहीं आती। वी कांट सी एंड फाइंड आउट कि वो ट्रांस फैट जो है, मुझे इतने साल नज़र नहीं आई। ऑफ कोर्स अब मुझे जाके नज़र आई है। दीज आर लिमिटेशंस एक्चुअली। एज ए इंडिविजुअल हम देखते हैं, अपनी चॉइसेस करते हैं। हमने एक खुराक खानी है, वो पोटेंशियली उसमें ट्रांस फैट हो सकते हैं, पोटेंशियली उसमें नहीं भी हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के कुछ कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है पॉलिसी एक्शंस हो। इस पे भी मैंने आना है, मैं इसलिए कह रही हूँ। उसके बाद मेरा अगला पार्ट ये है, बिकॉज देखिए, पॉलिसी एक्शंस पे जब लोग कहते हैं ना, कहते हैं वो हुकूमत करेगी जी, सरकारी काम है, पाकिस्तान तो मुल्क ही ऐसा है, यहाँ लोगों ने क्या करना है। क्विकली मेरा लास्ट सवाल इस हवाले से कि लोग क्या स्मार्ट चॉइसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, वो 2-3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज करें जो उनके हाथ में है। ठीक है, बहुत हेल्दी खुराक के लिए जो है, एक तो ये है कि जितनी मिनिमली प्रोसेस्ड खुराक हैं वो हेल्पफुल होती हैं। कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सेहतमंद हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी चॉइसेस सेहतमंद हैं। कोशिश करें कि घर के अंदर खुराक तैयार करके खाना खाएं। बच्चों का लंच जो है वो उनको घर से बना के दें। बच्चे जब खुराक अनहेल्दी खाना शुरू करते हैं तो वो बड़ी अरसा लंबी देर तक उनके साथ चलती है। तो इसलिए बेहतर है कि ये कुछ स्मार्ट चॉइसेस हो सकती हैं कि हम और दूसरी बात यह है कि इंश्योर करें कि अगर कहीं पे मार्केट से कोई बहुत आपको ज़रूरी परचेज़ करना पड़ता है तो लेबल्स को गौर से देखें और वहाँ से कोशिश करें कि अगर उसके अंदर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लेबल्स में शामिल है या ट्रांस फैट की मिकदार शामिल है तो ऐसी खुराक से इज्तनाब करें। या अगर कोई भी सूरत हाल नहीं है कि आपको लाजमी जो है वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करना पड़ती है तो उसकी मिकदार को बहुत कम कर लें। तो ये कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, बट दीज आर स्टिल देयर आर लिमिटेशंस के जो जब आप मार्केट से लेके अल्ट्रा प्रोसेस खुराक को खाएंगे दे वुड स्टिल हार्म। एक साइड से नहीं, ट्रांस फैट से नहीं तो शुगर होगा, सॉल्ट की मिकदार होगी। आपके बहुत सारे स्नैक्स हैं जिसमें सॉल्ट होता है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो दीज आर ऑल जो है वो अनहेल्पफुल फूड्स के जो हमारी खुराक में शामिल होते हैं। somebody is okaying this, मतलब जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि ये जो अब आपने जो पॉलिसी लेवल की बात की, क्योंकि हमारे पास शेल्फ पे चॉइसेस बेहतर होनी चाहिए जो कि नहीं है। अगर मेरे पास 10 बैड चॉइसेस है फिर उसमें से मैं सबसे कम बुरी चॉइस उठाऊंगी, लेकिन देयर आर 10 बैड चॉइसेस। समबडी इज ओकिंग दिस। कोई ये अलाउ कर रहा है कि ट्रांस फैट की इतनी बड़ी तादाद आपके लिए रेडिली अवेलेबल हो और आपको उसी में से चूज करना पड़े।
that is where the policy comes Yes, into play. this is frightening. And that is where the policy comes into play, because देखें अब हमारे पास ऑप्शन दो हैं. हम या तो इतनी बड़ी लंबी तादाद खुराक की है उसको इतनाब करना शुरू कर दें, विच ह्यूमनली जिसमें काफ़ी कितना कुछ चैलेंजेस छोड़े, होंगे. मुझे अब मैं खुद सोच रही हूँ क्या क्या छोड़ सकते हैं हम. एब्सोल्युटली, that is why we always say कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल का जो फ्रेमवर्क है वो लिमिटेड है. इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं वो अपने तौर पे चॉइसेस कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा सकते हैं, बट वी कांट अपना जो है वो ओनली लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वी नीड टू ईट लाइक, और उसमें घर के अंदर खुराक है, ऑफ कोर्स वो एक अच्छी ऑप्शन होती है. उसमें आप एक जो घर के अंदर खाना बनाते हैं, आप ऑयल्स हेल्दी ले आते हैं और कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ हेल्दी. उसमें जो है वो आपके लिए बाज़ार से कोशिश करें नहीं खाने की, तो वो जो है वो एक अच्छी ऑप्शंस हो सकती हैं. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वर्किंग ऑफिस में लोग करने वाले हैं, पैसे नहीं हैं और मसाइल हैं, तो उनके लिए जो है वो मार्केट से जाके ऐसा भी होगा कि लोग जाके जो है वो 2 समोसे खा के जो है वो भी पेट भर रहे होंगे, और दैट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड. वी नीड टू मेक टेक मेजर्स कि वो जो खुराक जिसको लोग खा रहे हैं उसको हम सेहतमंद बनाएं. तो लेजिस्लेशन लेवल पे भी हम कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान? आपने कहा कि हम मतलब टेक ओवर कर चुके हैं, कि टॉप ऑफ द लिस्ट आपका ख्याल है कि अब नई रिसर्च आएगी तो उसमें होगा. तो कानून साजी पे हम कहाँ खड़े हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे हम कहाँ खड़े हैं? ये लोग सोचते भी हैं ये प्रॉब्लम है पॉलिसी लेवल पे कि इट इज़ अ प्रॉब्लम. अब कुछ रिकग्नाइज होना शुरू हुआ पाकिस्तान में जब WHO ने अपना जो रिप्लेस पैकेज लॉन्च किया, तो उसके बाद पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को भी बाहर से उन्होंने कहा चलो करो शाबाश अपना घर. तो अब दे स्टार्टेड एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंट्री. रिसर्च हुई, देखा गया कौन से बड़े फूड सोर्सेज हैं जिसमें ट्रांस फैट है, उसकी बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजीज भी बनी. और उसके बाद अभी 2023 में पहला जो एक मुस्बत कदम ये हुआ कि जो 6 बड़ी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर रेगुलेटरी लिमिट्स लगाई गई, रेगुलेटरी मेजर लिए गए जिससे उनके ऊपर लिमिट्स फिक्स की गई. जिस तरह वनस्पति घी हैं या उसके अलावा जो है बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अलावा मार्जरीन्स वगैरह हैं, जो मार्जरीन में भी बेहतरी आई, उसकी एक रीज़न ये भी है. तो ऐसे कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स थे कि जिनके ऊपर ये लिमिट लगाई गई. फिर 2024 के अंदर इस मज़ीद प्रोडक्ट को जो है वो शामिल किया गया. तकरीबन कुछ 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अभी जिनके ऊपर ये लिमिट्स लगा दी गई हैं, और कुछ इन्फोर्समेंट भी इस वक्त शुरू हुई है. रिसेंटली जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ हैं, दे स्टार्टेड इन्फोर्सिंग दीज रेगुलेशंस एज वेल. कुछ पंजाब कंपैरेटिवली उन्होंने कुछ इसके ऊपर काम किया, बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि दे स्टार्ट इन्फोर्सिंग एज वेल. तो कुछ प्रोग्रेस उसके ऊपर हुई है विच इज़ इनकरेजिंग, बट दैट इज़ नॉट एनफ. क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो तो हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता, लोकली वो हमारा बहुत बड़ी मिकदार में जो PHO देखें बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने वैसे ही बैन कर दिया ना उन्होंने, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स होता है तो उन्होंने इसको बैन कर दिया. आप जो है वो घी बना सकते हैं लेकिन आप हाइड्रोजनेशन उसमें ना करें. तो इसी तरीके से ये पाकिस्तान के लिए भी एक पॉलिसी एक्शन है कि जहाँ पे एक जानिब हम रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं, तो हमें वी डोंट नीड टू इनफैक्ट इन्वेंट अ न्यू व्हील. हमें WHO ने एक अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, दुनिया से सीखना चाहिए. दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कर चुके हैं. 83 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रेगुलेटरी जो है वो लेजिस्लेटिव मेजर लिए हैं, और 62 कंट्रीज़ ऑलरेडी हैव डन अ बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी, जिसके अंदर या तो उन्होंने तमाम खुराक को कवर कर दिया रेगुलेटरी मेजर्स के ज़रिए, उस पर ट्रांस फैटी एसिड्स की लिमिट लगाई, या पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को बैन कर दिया, या दोनों कर दी. तो अब ये रिफ्लेक्ट करती हैं उन कंट्रीज़ की पॉलिटिकल कमिटमेंट एज वेल कि वो लोगों की या पब्लिक हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं. और अगर इस तरह की पॉलिसीज़ फौरी तौर पे लाई जाती हैं और अर्जेंट बेसिस पे लाई जाती हैं और उनकी इन्फोर्समेंट भी होती है, तो यही खुराक जो आज हम जिसके लिए जो है बहुत सस्पिशियस होकर बात करते हैं और अनहेल्दी खुराक हैं, दे वुड स्टार्ट टर्निंग इनटू अ हेल्दियर चॉइसेस. आज फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान उन ममालिक में आके खड़ा हो जाए जहाँ पे वो कंप्लीट इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रोल और स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेवल पे ट्रांस फैट को एलिमिनेट करे, कंट्रोल करे, रिड्यूस करे, तो ये हमारी बच्चों में, हमारे लोगों में इसके असरात नज़र आने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम आज समझे करें.
देखें, सबसे पहला ये, क्योंकि जिस तरह ग्रेजुअली इन ये मसाइल शुरू होते हैं, इसी तरह इन पॉलिसीज़ के जो रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं वो भी उसमें जब एक इन्फोर्समेंट रेगुलरली होती है तो ग्रेजुअली वो चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। और मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि जिन ममालिक ने ट्रांस फैट की रेगुलेशंस लगाई और पॉलिसी की इन्फोर्समेंट की, फॉर एग्जांपल डेनमार्क स्टार्टेड वेरी अर्ली, देन उसके बाद इंग्लैंड, देयर आर अदर कंट्रीज़ जिन्होंने जो है वो ये स्टार्ट किए ट्रांस फैट की रेगुलेशन। उनसे हमने जब उसको एनालाइज किया कि उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, जब एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली है तो उसके बाद उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, तो हमने देखा कि उनमें सिग्निफिकेंटली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो रिड्यूस हुई हैं, और उसके अलावा डायबिटीज़ में भी रिडक्शन आई है, और उसके अलावा और भी जो उनकी जो ट्रांस फैट से एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, मोर्टेलिटी है, हार्ट अटैक की परसेंटेजेस रिड्यूस हुई हैं, मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है जो हार्ट अटैक या जो ओवर द पीरियड्स ऑफ डेकेड्स, या एक कितना टाइम लगता है? मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हाँ, चूंकि अभी हम कर ही नहीं रहे तो हमें नहीं पता किसके हमारे परफेक्ट। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन हम ट्रांस फैट खाना बंद कर देते हैं इंडिविजुअली, तो और हमारी खुराक के अंदर सेहतमंद जो है वो हो जाती है, तो हमारी वहाँ से डिटेरियोरेट होना बंद हो जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पहले तबाही को रोकना उस है, तबाही को सिर्फ हमने अभी सबसे रोक पहले रहे उसको रोक दिया, रोक रहे। और फिर नई जनरेशन जो हमारी आ रही है तो वो उस तबाही की जानिब फिर नहीं जा रही। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि हमारी जो जनरेशन, अगर हम आज ट्रांस फैट खाना कम करें तो जो तबाही हो चुकी है वो तो खैर रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन उसको हम रोक सकते हैं। हम उसको रोक सकते लेकिन हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम बेहतर चॉइसेस कर Absolutely. सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मुझे ट्रांस फैट के बारे में बिल्कुल बेसिक पता था, और आज के इस इंटरव्यू के बाद अब मैं सोच रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ अपनी तमाम जो चॉइसेस हैं उनको, एंड आई होप दिस ईयर आई विल बी एबल टू मेक बेटर फूड चॉइसेस। थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।